नमस्कार बच्चों। आज मैं दीर्घ आवर्त सारणी के विषय में अपने तरीके से आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे इसमें 18 स्तंभ हैं, यानी समूह हैं, और 7 आवर्त हैं। आप देख रहे हो कि पहले जो 2 समूह हैं जिसे यस खंड कहते हैं, तो पहले समूह को क्षारीय धातु कहते हैं, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम ऐसे तत्वों का समावेश है। दूसरे स्तंभ को हम कहते हैं भूक्षारी धातु। देख रहे हैं आप, इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, इन धातुओं का समावेश होता है। आप उसके बाद देखेंगे डी खंड में, डी खंड कुल 10 समूहों वाला होता है, और इस समूह के तत्वों को हम कहते हैं संक्रमण तत्व। इनकी खासियत ये होती है कि इनकी अंतिम 2 कक्षाएं जो होती हैं वह अपूर्ण होती हैं। आप जानते हो कि इन सब तत्वों के नाम लिखे होते हैं, और तत्वों के छोटे से छोटे कण को परमाणु कहते हैं, और परमाणु में कक्षाएं होती हैं। जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो जिन तत्वों के आखिरी 2 कक्षाएं अपूर्ण होती हैं उन्हें कहते हैं संक्रमण तत्व। जैसे यहाँ देखेंगे तो स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, इन तत्वों का समावेश है। माने कि अधिकतर आपको धातु ही दिखाई पड़ेंगे। अब दूसरी बात कि इसमें कुल डी खंड में 10 समूह का समावेश होता है। आगे देखेंगे पी खंड। पी खंड 13, 14, 15, 16, 17, 18 समूह, 13 से लेकर के 18 समूह तक के जो स्तंभ हैं वो पी खंड कहलाते हैं। इनमें कुल 6 समूह का समावेश होता है। जैसे यहाँ देखेंगे तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इन तत्वों का समावेश होता है। साथ ही साथ इसमें कुछ तत्व धातु सदृश होते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ बोरॉन है, यहाँ सिलिकॉन है, फिर यहाँ जर्मेनियम है, फिर यहाँ आर्सेनिक है, फिर आप देख सकते हो उसके ठीक नीचे आर्सेनिक के एंटीमनी है, सो बोलते हैं सबस्टेनम। तो इन तत्वों को हम कहते हैं धातु सदृश्य। क्यों? क्योंकि न तो ये धातु हैं न तो ये अधातु हैं। ये दोनों तत्वों का समूह दिखाते हैं, यानी कि दोनों प्रकार का गुणधर्म इनके अंदर होता है, धातुओं का भी और अधातुओं का भी। आगे पी खंड में एक और विशेषता है। 17वें समूह में देखेंगे, यहाँ पर 17वां समूह जो होता है वह है हैलोजन वंश या हैलोजन समूह, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और टेनेसिन ऐसे तत्वों का समावेश होता है। इनकी खासियत ये होती है कि इनके आखिरी कक्षा में कुल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, यानी बहुत ही क्रियाशील होते हैं। उसके बाद सबसे प्रसिद्ध 17वें के बाद, यानी हैलोजन समूह के बाद 18वां समूह आता है, जिन्हें हम कहते हैं निष्क्रिय धातुओं का समूह, निष्क्रिय गैसों का समूह। निष्क्रिय गैसों का समूह इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी आखिरी कक्षा एकदम संपूर्ण होती है। उसमें 8 इलेक्ट्रॉनों का समावेश होता है, यानी अष्टक इनका पूर्ण होता है, सिर्फ हीलियम को छोड़ करके। हीलियम द्विक दर्शाता है, डुप्लेट दर्शाता है, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो हो जाते हैं, इसलिए इसको द्विक कहते हैं। लेकिन जो बाकी जो दिखाई पड़, मैं भी लिख रहा हूँ, ये इनके आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ऑग्नेसियन, ये सब नाम हैं। ये संपूर्ण रूप से इनके आखिरी कक्षा में हीलियम को छोड़ करके बाकी सभी तत्वों के आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अष्टक पूर्ण करते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिससे कि वो संपूर्ण हो जाते हैं, उनको किसी चीज़ से क्रिया करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसलिए कहते हैं उनको हम निष्क्रिय धातु का समूह, या हम इसको कहते हैं शून्य समूह भी कहते हैं, या फिर निष्क्रिय धातु का समूह कहते हैं। इनमें आप देख सकते हैं कुल 3, 4, 5, 6, 7 गैसों का समावेश है। उसके बाद नीचे आते हैं तो देखते हैं
कि तीसरे समूह में आप देखेंगे तो छठे आवर्त और तीसरे समूह और सातवें आवर्त और तीसरे समूह से दो धाराएं निकलती हैं। एक है लेंथेनाइड सीरीज़, दूसरा है एक्टिनाइड सीरीज़। क्योंकि यहाँ लेंथेनम से शुरू होता है, यहाँ एक्टिनियम शुरू होता है, इसलिए लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ यह माना जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे लेंथेनम 57 है, तो यहाँ पर 58 से लेकर के आप देखो ल्यूटेशियम 71, यानी कि आप देखो कि सीरियम से लेकर के आप देखेंगे सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक, यानी कि 57 यहाँ हुआ, 58 से लेकर के 71 तक इसी आवर्त के इसी एक तीसरे समूह से जो ये ब्लॉक है, इसमें कुल 14 तत्व और भी हैं, यानी 57, 58, 59, 60, 61 ऐसे करके आप देखेंगे तो 71 तक जाएगा। यहाँ पे सीरियम है, फिर यहाँ पे प्रेसोडाइमियम है, प्रेसोमेथियम है, फिर नियोडाइमियम है, प्रोमेथियम है। ऐसे करते करते आने के बाद आप देखेंगे कि डेस्प्रोसियम है, होल्मियम है, अर्बियम है, तमाम तत्व हैं जो लेंथेनाइड से संबंध रखते हैं। फिर एक्टिनाइड देखेंगे, एक्टिनाइड यहाँ पर है 89, यह नंबर है यहाँ का 89, तो यानी कि 90 से लेकर के 103 लॉरेंसियम तक। तो 89 यहाँ है, आप देखें 89 यहाँ है, फिर 90 से लेकर के थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक 103 तत्व यहाँ पर हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे 104 आएगा, फिर 105, 106 ऐसे करते करते लास्ट में यहाँ पे आता है 118 जो है, जो क्या है, जो आप देखेंगे कि शून्य समूह का तत्व है, इसका नाम है ऑग्नेसियन। तो कुल 118 तत्व दिखाए गए हैं मोस्ले के दीर्घ आवर्त सारणी में। तो इसमें मैं बात कर रहा था लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो लेंथेनाइड एक्टिनाइड में कुल आप देखोगे कि कुल 14 समूह हैं। सबसे ज़्यादा समूह जो है तो नहीं कह सकते, क्योंकि सबसे ज़्यादा समूह में कह सकते हैं क्यों, और यफ खंड में है जिसमें 14 समूह हैं। पी खंड में देखेंगे आप 6 समूह हैं, और डी खंड में देखेंगे 10 समूह हैं, और सबसे छोटा समूह कौन सा है, यस खंड का, इसमें कि 2 समूह ही हैं। इस प्रकार से 2, फिर आप देखेंगे 10, 10 2 12 और ये 6 18, तो 18 समूह हो गए। और कुल कितने हो गए देखेंगे, ऐसे बड़े बड़े बाएं से दाएं की ओर कुल 7 आवर्त भी हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो छठा जो आवर्त है इसमें तत्वों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आपके 14 ये हो गए, 14 तो यहाँ पे हो गए, 15 16 माने अब यहाँ पे कुल कितने हो गए, 18 समूह हो गए, तो कुल 32 हो गए। तो छठा जो आवर्त है वह सबसे बड़ा आवर्त है। कौन, छठा आवर्त सबसे बड़ा आवर्त है। तो इस प्रकार से यह इसकी विशेषता है मोस्ले के दीर्घ आवर्त सारणी की। इसमें आप देखेंगे कुछ आखिरी 2-3 पॉइंट में बताऊंगा आपको कि बाएं से दाएं, मतलब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो आपको परमाणु की त्रिज्या में कमी आएगी, और तत्वों की जो धनात्मकता है उसमें भी कमी आएगी, धात्विकता में भी कमी आएगी। आप देखोगे कि यहाँ पर तीसरे समूह में यहाँ पे सोडियम है, ये जो धातु है, और फिर यहाँ पे आकर के बाद देखो यहाँ पे क्लोरीन है और आर्गन है जो कि धातु नहीं है, ये क्या है, अधातु है, यानी गैसेस हैं। तो वही धात्विकता में क्या आ गई, कमी आ गई, धनात्मकता में कमी, माने कि ये जो सोडियम है, सोडियम आप देख रहे हैं ये +1 है, +1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। लेकिन क्लोरीन देखिए कि यहाँ पर कितना है, -7 है, यानी कि ये 7 इलेक्ट्रॉन जो इसके पास है वह -1 है, यह एक इलेक्ट्रॉन लेता है। कौन, क्लोरीन, ये तो संपूर्ण है, 8 इसके तत्व पूरे हो गए संक्रमण, आर्गन में तो 8 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं ही अंतिम कक्षा में, इसलिए संपूर्ण निष्क्रिय माना जाता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, आप देख रहे हो। और इसी आवर्त में देखो कि सोडियम तीसरे आवर्त में है,
यह इलेक्ट्रॉन देता है, यह त्याग करता है, और क्लोरीन यह ग्रहण करता है। तो जो ग्रहण करता है तो अधात्विक है, और जो देता है वह क्या है, धात्विक है। तो बाएं जो तत्व दिखाई पड़ रहे हैं वो धातु हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और दाएं ओर इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो इसलिए धात्विकता की क्या होती है, कमी होनी शुरू हो जाती है, और साथ ही साथ धनात्मकता की भी कमी होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाएं से दाएं की ओर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन जो है वह ग्रहण किए जाते हैं। उसी प्रकार देखेंगे सारणी में ऊपर से अप टू डाउन, ऊपर से नीचे आने पर ठीक उसका उल्टा देखेंगे। परमाणु त्रिज्या में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, और जो धनात्मकता है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि यह पूरा विश्लेषण जो है दीर्घ आवर्त सारणी का मैंने आपको बताया। आप इसको समझ लीजिए, ई बुक से आप इसको एक बार पढ़ लीजिए तो आपको सब ज्ञात हो जाएगा। और इसके बाद मैं अगला चैप्टर लेकर के आऊँगा, या इससे पहले एक और टॉपिक शुरू करूँगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन का बंटवारा होता है कक्षाओं में, तो आपको उसकी जो संयुक्ता होती है वो समझ में आ जाएगी। फिलहाल संयुक्ता क्या होती है बताऊँ आपको, कि जिस तत्व के परमाणु में आखिरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, उसे उस तत्व की संयुक्ता कहते हैं। जैसे आप देखो ये सोडियम है, इसमें परमाणु क्रमांक इसका 11 है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 10 हो गया। तीसरी में 1 होता है, तो 1 उसको त्याग कर देता है, इसलिए उसकी संयुक्ता कितनी मानी जाती है, 1 मानी जाती है। और क्लोरीन देखिएगा, यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। पहले में 2 होगा कक्षा में, दूसरे कक्षा में 8 होगा, तीसरी में 7 होगा। तो 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, तो इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करता है, तो उसके 8 हो जाते हैं। तो इसलिए इसके परमाणु जो संयोग है इस क्लोरीन का वह 1 से है, 1 लेता है, इसलिए इसकी संयुक्ता भी कितनी होगी, 1 होती है। यानी ग्रहण करे जितना इलेक्ट्रॉन तो भी उतना ही संयुक्ता मानी जाएगी, और वो अगर त्याग करे तो जितना इलेक्ट्रॉन तो वह भी उसकी संयुक्ता मानी जाती है उस परमाणु की। थैंक यू।